नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। नए संसद भवन से आज नए सियासी संग्राम का ट्रेलर आया है। यह भविष्य की भिड़ंत का इशारा दे गया। साफ हो गया कि 18वीं लोकसभा में हर दिन कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। संभावनाओं की बिसात पर नई बाजी चली जाने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नई लोकसभा में अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष के ठीक सामने क्यों रखी अयोध्या ट्रॉफी। खबर दिलचस्प है और इसका वास्ता वोट बैंक के समीकरण से भी है। इसके साथ ही बताऊंगा मायावती की उस आकाशवाणी के बारे में जो उनके लगातार बदल रहे सियासी मिजाज की झलक पेश कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या कोई मजबूरी? आज बात नीट पर छिड़े जबरदस्त आर पार की भी करेंगे, जिस पर विपक्ष नई रणनीति के साथ तैयार है। लेकिन संविधान की रक्षा हम करेंगे। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले बात संसद संग्राम की। आखिर पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच दुआ सलाम के बाद आज ऐसा क्या हुआ जिसने सियासी तापमान को गर्मा दिया है? पहले ही दिन संविधान बनाम इमरजेंसी की ऐसी क्या किलेबंदी हुई कि रणनीतिकारों को संसद में मूसलाधार गरज बरस के आसार नजर आने लगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। संविधान की रक्षा हम करेंगे। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तरफ बीजेपी है जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के 60 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो तीसरे प्रयास में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी तक पहुंची है। जोश दोनों तरफ है और इसी जोश में इंडिया और एनडीए ने पत्ते खोल दिए। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन संविधान बनाम आपातकाल की सियासी जंग शुरू हो गई। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने ओथ लेते हुए हमने मोबाइल से अपराध हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। संविधान की दुहाई तो दी, लेकिन बात जैसे ही इमरजेंसी की तरफ मुड़ी, राहुल गांधी संविधान की प्रति दिखाने लगे और कार का शीशा बंद हो गया। धन्यवाद। कि कल काला दिवस है, कल इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, राहुल गांधी की गाड़ी भले ही आगे बढ़ गई, लेकिन एनडीए और इंडिया ब्लॉक अब तक वहीं खड़े हैं जहां चुनाव से पहले थे। एक दूसरे पर हमले के हथियार भी वही पहले वाले हैं और परंपरा भी वही पहले वाली निभाई जा रही। इसकी झलक संसद परिसर के भीतर दिखाई देती रही। विपक्ष के तमाम नेता हाथों में संविधान की प्रति लेकर संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन करते रहे। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसको अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। मोदी जी, आप संविधान के तहत
चली है। जो संसद के बाहर हुआ, संसद के भीतर भी उसी का दोहराव दिखा। सांसद पद की शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर के मंच की तरफ बढ़े तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठे राहुल गांधी संविधान की वही प्रति दिखाने लगे जो पूरे चुनाव दिखाते रहे थे। अमित शाह के शपथ ग्रहण में भी यही हुआ। विपक्ष ठान कर बैठा कि वो अभी संविधान का मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लाइन लेंथ पहले ही साफ कर चुके हैं। संसद में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से संसद चलाने में मदद मांगी, उन्हें जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी। ये बात भी याद दिलवाई कि देश के आम नागरिक सांसदों से बहुत उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री की ये अपील कितना असर दिखाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष इस बार संख्या बल में पहले से ज्यादा मजबूत है और वो मुद्दे भी सामने ही दिखाई दे रहे हैं जिन पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव दिखाई देगा। आखिर ये बड़े मुद्दे क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, बीजेपी 25 जून को इमरजेंसी का मुद्दा जरूर उठाएगी। इस पर कांग्रेस से उसका टकराव तय समझिए। इसके अलावा पेपर लीक भी टकराव का बड़ा मुद्दा है। विपक्ष नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। संसद में विपक्ष अग्निवीर का मुद्दा भी पूरी ताकत से उठाएगा। विपक्ष अग्निवीर स्कीम खत्म करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार चुप है। मणिपुर की हिंसा भी विपक्ष के एजेंडे में है, जिस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कल इस मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक भी होने वाली है। इसके अलावा रेल हादसे, जिन्हें लेकर विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। ऐसे ये मुद्दे हैं जिन पर हंगामा तय है, लेकिन सत्ता हो या विपक्ष, उसे ये बात समझनी होगी कि संसद में जब कामकाज ठप होता है तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का होता है। आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखाता हूं, बेहद दिलचस्प है। लोकसभा की कार्रवाई पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और संसद की एक दिन की कार्यवाही पर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अभी जो 17वीं लोकसभा खत्म हुई, उसमें सदन में 387 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए, यानी इस दौरान कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। 17वीं लोकसभा में 387 घंटे का कामकाज ठप होने से देश को 580 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस बार सरकार ने इनोवेशन और तकनीकी विकास के लिए जो बजट तय किया वो 537 करोड़ रुपए का है। यानी तकनीक के इस युग में सरकार तकनीकी विकास पर जो रकम खर्च कर रही है, उससे बड़ी रकम संसद के हंगामे की वजह से बर्बाद हो गई। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अखिलेश यादव की अयोध्या ट्रॉफी की। जी हाँ, क्या है अखिलेश यादव की अयोध्या ट्रॉफी, ये जानना बड़ा दिलचस्प है और अब मैं आपको वो दिखाता हूं। दरअसल आज जब संसद लगी तो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें उस वक्त सामने आई। सिर पर लाल टोपी और हाथ में संविधान की लाल जिल्द वाली कॉपी। नई लोकसभा में यह समाजवादी पार्टी के सांसदों का वो अंदाज था जिस पर सबकी निगाहें टिकी रही। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के से भी ज्यादा सांसद लेकर लोकसभा पहुंचे हैं, इसलिए उन पर सबकी नजर थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अयोध्या ट्रॉफी की हुई। अयोध्या ट्रॉफी मतलब अयोध्या से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, जो अखिलेश यादव के लिए किसी तमगे से कम नहीं है। यही विपक्ष थी कि उन्हें विपक्ष ने अगली कतार में बिठाया और बीजेपी को जमकर चिढ़ाया। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में अयोध्या से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद का हाथ। लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि उनकी राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के बाकी 36 सांसदों के साथ जब अखिलेश यादव संसद भवन जा रहे थे
तब उनके आसपास रामगोपाल यादव भी मौजूद थे, डिंपल यादव भी मौजूद थी, लेकिन अखिलेश पूरी मजबूती से अवधेश प्रसाद का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान अवधेश प्रसाद ने संसद की सीढ़ियों को प्रणाम भी किया और जनता को ही भगवान बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। सभी सांसद अंदर बैठे, सदन की कार्यवाही शुरू हुई और यहाँ भी अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति साफ साफ नजर आई। अखिलेश यादव जिस तरह अवधेश प्रसाद को यूपी विधानसभा में अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाते थे, ठीक उसी तरह संसद के भीतर का ये नजारा भी देखिए। अवधेश प्रसाद को न सिर्फ पहली कतार में जगह दी गई, बल्कि अखिलेश यादव ने उन्हें अपने साथ भी बिठाया। इसी कतार में राहुल गांधी भी बैठे थे। पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हुई तो एक बार फिर वही नजारा दोबारा दिखा। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ थामे हुए थे। बाहर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो अखिलेश ने अवधेश प्रसाद का परिचय कराया। सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। अब सवाल है कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, तो इसके सियासी मायने समझ लीजिए। पहली बात तो यही है कि अवधेश प्रसाद उसी अयोध्या से चुनाव जीते हैं जहां राम मंदिर बना है और अयोध्या को लेकर देश भर में बीजेपी की जो किरकिरी हुई है उसे अखिलेश यादव भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी और सियासी वजह यह है कि अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं। यूपी में पासी समाज की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है, जो अवध से लेकर पूर्वांचल तक बड़ी तादाद में है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर इनका गहरा प्रभाव है। ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर दलितों पर अत्याचार करने का दब्बा कई बार लगा था, तमाम बार आरोप लगे थे, अब वो ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों को भी साथ लेकर चल रही है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी जाति आधारित चुनावी समीकरण पर जोर दे रही है। पूरे चुनाव में जातीय जनगणना को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से आते हैं और अब अवधेश प्रसाद को आगे कर समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़ा संदेश दे दिया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव पीडीए की जो राजनीति शुरू कर चुके हैं, अवधेश प्रसाद अब उसका सबसे बड़ा चेहरा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां अपने हर फैसले के जरिए बड़े सियासी संदेश दे रही हैं और सबसे ज्यादा फोकस उस पिछड़े दलित वोट बैंक पर है, जिसकी बात पीडीए के जरिए कही जाती है। राहुल और अखिलेश यादव की राजनीति के बारे में आपको जल्दी से समझा देता हूं। देश भर में एससी वोटर की आबादी 17% के करीब है और बड़ी बात यह है कि ये करीब करीब 150 लोकसभा सीटों पर गहरा असर डालते हैं। इसी साल के आखिर में 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें महाराष्ट्र में एससी वोटर की आबादी 12% है, तो हरियाणा में आंकड़ा 20% के करीब है और झारखंड में भी एससी वोटर 12% के आसपास है। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य इसी वोटर को मैसेज देने का है। कांग्रेस ने जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है वो इसी एससी समाज से आते हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है। अब अखिलेश यादव भी अवधेश प्रसाद के जरिए इस समाज तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। लोकसभा की पहली कतार में उन्हें बैठाकर बड़ा मैसेज दिया है। इंडिया गठबंधन ने बता दिया कि धर्म की राजनीति को जाति की राजनीति से काटा जा सकता है। अयोध्या की जीत इसी का बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी हो अखिलेश यादव, दोनों ही नेता संविधान और जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुखर हैं। हर चुनावी मंच से इसका जिक्र भी किया जाता था और आज संसद की कार्यवाही के पहले दिन संविधान का मुद्दा भी हावी रहा और ये तस्वीरें सबने देखी। और बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें सिर्फ 46 दिन पहले अपरिपक्व बताकर पार्टी की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया था और उन्हें एक बार फिर अब पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि आकाश की उनके एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। सवाल यह है कि आकाश आनंद ने 1.5 महीने में वो कौन सा क्रैश कोर्स कर लिया जिसकी वजह से बुआ उन्हें ज्यादा जिम्मेदार अब मान रही है।
बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। आकाश आनंद अपने भाषणों के जरिए बीएसपी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आती है 7 मई की तारीख और बीच चुनाव में बुआ मायावती का फैसला हर किसी को चौंका देता है। मायावती ने न सिर्फ भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था, बल्कि उत्तराधिकारी घोषित करने वाला फैसला भी वापस ले लिया था। दलील ये थी कि आकाश आनंद अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। मायावती के इस फैसले को आकाश आनंद ने सिर माथे पर रखा। चुनाव प्रचार से दूर हो गए और नतीजे आए तो देश भर में चुनाव लड़ने वाले बीएसपी का कहीं खाता तक नहीं खुला। यूपी में भी बीएसपी का हाथी औंधे मुंह गिर गया। यूपी के चुनावी नतीजे मायावती और बीएसपी के लिए संकेत थे कि कुछ नया नहीं किया तो जो बचा हुआ वोट बैंक है वो भी करवट ले सकता है। आनंद फानन में 23 जून को प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में मायावती के पीछे पीछे चलते हुए आकाश आनंद नजर आए। मायावती कुर्सी पर बैठी तो आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छुए। माया ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा और ये साफ हो गया कि मायावती ने अपना फैसला अब बदल दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद अब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी संभालेंगे। अब कुछ सवाल है। जो आकाश आनंद मायावती की नजरों में अपरिपक्व थे, वो 1.5 महीने में ही आखिर कैसे परिपक्व हो गए? इशारों में विरोधी कह रहे हैं कि मायावती ने पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पर काम किया। आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत होनहार युवा नेता है, तो इससे मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी को फायदा ही होगा। आकाश आनंद को लेकर मायावती ने फैसला क्यों बदला, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं आम हैं। एक चर्चा ये भी है कि नगीना से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर दलित समाज के बीच तेजी से युवा नेता के बतौर लोकप्रिय हो रहे, जिन पर आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार के दिनों में तीखा हमला बोला था। हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है, फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। एक बार फिर आकाश आनंद इसी तेवर में दिखाई देंगे। पार्टी ने पंजाब विधानसभा के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर अब आकाश आनंद का ही नाम है। देखिए, यहां यह जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर मायावती इतना दबाव में क्यों है और उन्होंने अपने ही बड़े फैसले को सिर्फ 1.5 महीने में क्यों पलट दिया। इसके पीछे चुनाव दर चुनाव बीएसपी का यूपी में घटता वोट है। यूपी में ग्राफ कैसा रहा, मैं जल्दी से आपको वो दिखाता हूं, जरा इससे आपको तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट बैंक गिरा। 2007 की बात करें, विधानसभा चुनाव की 30.43% वोट बीएसपी के पास था और सरकार भी थी। अगर आप देखें 2009 लोकसभा की बात करें तो 27.42%। इसके अलावा 2012 की बात करें विधानसभा चुनाव की तो 25.91% वोट बसपा के पास था, और 2014 लोकसभा की बात करें 19.77% वोट था, जबकि सीट कोई नहीं जीती, लेकिन वोट बैंक फिर भी 19% के पास था। फिर 17 विधानसभा का चुनाव आता है, 22.23% वोट बैंक था बसपा का। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, 19.43%, यानी मामला दहाई के आंकड़े पर चल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट बसपा को मिला, और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव जो खतरे की घंटी बसपा के लिए, जहां वोट प्रतिशत यानी दहाई के आंकड़े में नहीं रहा, अब 9.39% पहुंच गया। तो ये बसपा के लिए खतरे की घंटी है कि किस तरह से बसपा का वोट बैंक
धीरे धीरे कम होता गया। देखिए, यही वजह है कि मायावती ने अपनी रणनीति बदली है और युवा चेहरे को फिर आगे किया है। जो मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बड़ा वोट बैंक जिनके साथ मजबूती से खड़ा रहता था, वो इन दिनों सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। ज्यादा समय नहीं हुआ जब राजस्थान में बीजेपी की राजनीति वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज वो हाशिए पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि राजनीतिक जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखने की उनकी कोशिशें भी जारी हैं। एक कार्यक्रम में वफा और वफादारी को लेकर दिए गए वसुंधरा के बयान ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी है। इसे उनके नए सियासी दांव के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। भंडारी जी राजस्थान में भैरव सिंह जी को आगे बढ़ाने तक की उनकी बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका बनी। और बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शक भंडारी जी को भी माना। वफा का वह दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, लेकिन आज लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे। सियासत में वफा और वफादारी का भरे मंच से ऐसा जिक्र राजस्थान की सियासत में हलचल मचाने वाला है। यहाँ वसुंधरा राजे की तरफ से वफा के पुराने दौर का हवाला देने को आज के दौर के लिए बड़ा इशारा माना जा रहा है। इस बात की चर्चा तेज है कि वसुंधरा राजे ने भले ही सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया हो, लेकिन संकेत किसी और के लिए था। नए दौर में बीजेपी संगठन पर वसुंधरा की पहले जैसी पकड़ नहीं रही। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व ने पुराने नेताओं की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। लोकसभा चुनावों के टिकट बंटवारे में भी वसुंधरा राजे की नहीं चली। माना जा रहा है कि राजे के इस ताजा बयान के पीछे इसी से जुड़ी कसक है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह बयान उदयपुर में दिया। वे लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मेवाड़ के इस इलाके में पहुंची थी। साथ में थे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। दोनों सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये अलग बात है कि वसुंधरा राजे ने वफा और वफादारी की बात करते हुए आज के दौर के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उदयपुर के कार्यक्रम में वसुंधरा ने बार बार आरएसएस से मिले संस्कारों की दुहाई दी। बचपन से राजमाता साहब ने हमें संघ के संस्कार देने का काम किया और हमारे घर के अंदर ही संघ की शाखा लगा करती थी। ये मेरा सौभाग्य है कि अटल जी जैसे, अडवाणी जी जैसे, राजमाता साहब जैसे और माननीय अशोक जी सिंघल जैसे लोगों को, ऐसे देशभक्तों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। अगर वसुंधरा राजे के दोनों बयानों पर गौर करें तो एक संदेश तो साफ है। संदेश ये कि भले ही उन्होंने जिन नेताओं को सियासत में आगे बढ़ाया उनके मुताबिक वो उन्हें भूलने लगे हों, लेकिन वो संघ से मिले संस्कार कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व सत्ता और संगठन और सरकार दोनों तालमेल के साथ में इस राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगी हुई है। वसुंधरा जी को जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के साइड में करते हैं, वैसे साइड में कर दिया। अब वसुंधरा जी ने कहा है कि जिनको राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं वही उंगली काटते हैं। अब यहां से यह जानना भी जरूरी है कि वसुंधरा राजे ने वफा वाली बात आखिरकार कही क्यों, वफा का जिक्र क्यों किया। दरअसल वसुंधरा राजे ने अब चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी को झटके के बाद उन्हें अपनी बात जताने का सही समय दिख रहा है। वसुंधरा राजे का इशारा राजेंद्र राठौड़ की तरफ माना जा रहा है। राठौड़ कभी वसुंधरा के बेहद करीबी हुआ करते थे, इसलिए वफा वाले तंज को उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। वसुंधरा के समर्थन में कुछ पार्टी नेता पहले ही बयान दे चुके हैं। देवी सिंह भाटी ने राठौड़ को हार का खलनायक भी बताया था। देवी सिंह भाटी के साथ स्वामी सुमेधानंद ने भी वसुंधरा का नाम लेकर कहा था कि वसुंधरा के प्रचार न करने की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। वसुंधरा ने इस चुनाव में खुद को झालावाड़ 12 तक ही सीमित रखा। बीजेपी ने उनका बाकी सीटों पर उपयोग नहीं किया और वो अलग थलग रही। वो किसी दूसरी सीट पर प्रचार के लिए भी नहीं गए। और अब उनके संकेत इस कसक को भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार वसुंधरा
चुप क्यों थी अब तक और अब ये चुप्पी आखिरकार उन्होंने क्यों तोड़ी? बात छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट यूजी पेपर लीक मामले की। रोज रोज हो रहे नए नए खुलासों के बीच ये मामला अब राजनीति के झूले पर सवाल हो चुका है। विपक्ष यह मुद्दा पूरी ताकत से उठा रहा है, पर्चा रद्द करने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार 10 से मस होने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। एनडीए के नेता सुप्रीम कोर्ट की दुहाई भी दे रहे हैं। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य रूपे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में अपनी सीट से जो ही शपथ लेने प्रोटेम स्पीकर के आसन की तरफ बढ़े, तभी विपक्षी खेमे से तेज हो गई नीट नीट की आवाजें। अभी तो 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है और नीट के मुद्दे ने हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया। धर्मेंद्र प्रधान इस वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा, पीछे क्या सुनाई दे रहा है? नीट नीट बहुत बढ़िया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों की आवाज ही तो गूंजनी चाहिए। नीट और ऐसे मुद्दाओं को हम उठाएंगे, ये हमारी फर्ज बनती है। हम पार्लियामेंट में आए क्यों? जी तो इसीलिए तो आम जनता की समस्या हल करने आए हैं। और आज के दिन मैं माँ के नाते मैं भी परेशान हूँ। तो आप लोगों की भी क्या मांग है कि नीट की जो परीक्षा रीटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है अभी तक पेपर लीक का कोई सीधा सबूत नहीं आया है। देखिए, सबूत ढूंढते हुए रहेंगे तो हम मर के वहाँ पर पहुँच जाएंगे भगवान के पास। पहले कुछ करिए, रिजल्ट दिखाइए। नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को हुई थी, जिसमें पेपर लीक के खुलासे के बाद एनटीए के चेयरमैन बदले जा चुके हैं। देश भर में छापेमारी चल रही, हर दिन खुलासे हो रहे हैं और इस बीच तेज हो रही है इस पर सियासत। विपक्ष परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार कर रहा। पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। हिंदुस्तान में जुडिशरी सर्वप्रधान होता है और जब जुडिशरी कोई मामला को टेकअप कर लेती है तो फिर दूसरे को इंटरफेयर करने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज देश के 18वें लोकसभा का संसद में पहला दिन था। पहला दिन हमेशा खास होता है और इस बार भी खास रहा। सत्र की शुरुआत आज से हुई और पहले दिन हंगामेदार तस्वीरें देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे को संदेश भी दिए गए, लेकिन इन सबसे अलग कुछ तस्वीरें सामने आई जिसने सबका ध्यान खींचा। कहीं विरोधी आपस में कानाफूसी करते नजर आए तो कहीं राजनीतिक दुश्मन गहरे दोस्तों की तरह गले मिलते हुए दिखे। तो चलिए भारत की बात में आज आपको संसद का फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और संसद की वो पहली तस्वीर दिखाते हैं जब भारत माता की जय के नारे से सदन गूंज उठा था।
मोदी जैसे ही सदन में आते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद उनके स्वागत में नारे लगाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीट पर बैठते हैं। उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे हुए दिखते हैं। मोदी राजनाथ सिंह से हंसते हुए बात करते हैं और फिर कुछ गंभीर हो जाते हैं। अचानक उनकी नजर सामने मौजूद किसी सांसद से मिलती है और वो हंसते हुए नमस्कार करते हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष के किसी सांसद के साथ दुआ सलाम हो रहा है। नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे वाली कतार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीच में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बैठे हुए थे। लेकिन फिर अचानक हलचल शुरू होती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सदन में पहुंचते हैं, लेकिन बैठना कहां है, इस पर संदेह होता है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तीसरी कतार में अर्जुन राम मेघवाल के बगल में बैठने जा रहे होते हैं, लेकिन वो सीट से उठकर उन्हें दूसरी कतार में बैठने का इशारा करते हैं। और फिर जी किशन रेड्डी अपनी सीट से उठते हैं और वो सीट जेपी नड्डा को दी जाती है। लेकिन यहीं पर सीट की अदला बदली खत्म नहीं होती। जी किशन रेड्डी सीट के लिए पीछे जा रहे होते हैं तो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी सीट उन्हें ऑफर करते हैं। सदों, माननीय अध्यक्ष जी, और फिर ओडिशा के कटक से 7 बार के सांसद और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि सदन में आते हैं। इसके फौरन बाद राष्ट्रगान शुरू होता है। विपक्ष की तरफ से सबसे आगे वाली सीट खाली होती है। इस बात का सोशल मीडिया पर मुद्दा बनाया गया कि राष्ट्रगान के वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी जब सदन में एंट्री ले रहे थे, उसी वक्त जनगण मन शुरू होता है और राहुल ठीक उसी जगह पर रुक जाते हैं जहां थे। संसद टीवी के लोगों की वजह से उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। सत्ता पक्ष तो सेटल हो चुका था, लेकिन अभी विपक्ष सेटल नहीं हुआ था। विपक्ष की जिस पहली सीट पर पहले डीएमके सांसद टीआर बालू और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बैठे हुए थे, वहां से टीआर बालू जाते हैं और उनकी जगह पर अखिलेश यादव फैजाबाद से चुने हुए अपने नए सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बैठते हैं, जबकि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ठीक उनके पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के लिए आते हैं। सत्ता पक्ष मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, जबकि विपक्ष के सांसद संविधान की किताब दिखा रहे थे। तमाम शोरगुल के बीच मोदी कुछ देर ठहरते हैं और फिर शपथ लेना शुरू करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ पूरी होने के बाद मोदी स्पीकर समेत पूरे सदन को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। श्री राधा मोहन सिंह। मोदी की शपथ के बाद पीठासीन पैनल के सदस्य राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते की शपथ होती है। मैं राधा मोहन सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह। और फिर बारी बारी मोदी सरकार के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री शपथ लेने के लिए आते हैं। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार के तमाम मंत्री एक एक करके शपथ ले रहे थे, लेकिन एक तस्वीर फिर ध्यान खींचती है और वो ये श्री राजीव रंजन सिंह एलियस ललन सिंह कि मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह जब शपथ के लिए आते हैं तो उनकी शपथ पर विपक्ष में सबसे आगे बैठे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मेज थपथपाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आते हैं तो विपक्ष की तरफ से नीट नीट शेम शेम की नारेबाजी होने लगती है। सदन के भीतर क्या क्या हो रहा था वो तो आपने देख लिया, लेकिन जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो थी फैजाबाद वाले सांसद की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीते अपने सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ सबसे पहली कतार में बिठाया हुआ था। आप ये देख सकते हैं अखिलेश यादव और उनके बिल्कुल बगल में लाल टोपी पहने ये फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। और अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए एक नए वोट बैंक को भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की इस तस्वीर के जरिए। अखिलेश यादव के साथ बैठे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की इस तस्वीर के क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएं उससे पहले जरा नई संसद में सीटिंग अरेंजमेंट का सिस्टम देखिए। सबसे आगे वाली कतार में एक साथ सिर्फ 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मिसाल के तौर पर जैसे मोदी के साथ राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ नितिन गडकरी बैठे हुए हैं। अगर विपक्ष की तरफ चले तो वहां डीएमके सांसद टीआर बालू के साथ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बैठे हुए दिख रहे थे। लेकिन जब टीआर बालू इस सीट से हटते हैं तो 2 लोगों की जगह पर 3 सांसद आकर बैठते हैं। पहली पंक्ति में अखिलेश यादव के ठीक बगल में अवधेश प्रसाद और उनके बगल में कल्याण बनर्जी। उसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बगल में के सुरेश बैठे हुए थे। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को सिर्फ अपने साथ पहली कतार में नहीं बिठाया था, बल्कि सदन में आते वक्त उनका हाथ पकड़कर संसद की सीढ़ियां चढ़ी थी। ऐसे में अवधेश को सबसे आगे रखकर अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में दलितों और गैर यादवों का भी पूरा सम्मान होता है। अखिलेश यादव के अवधेश प्रसाद को इस तरह महत्व देने के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की निगाह दलित वर्ग पर है। वो मायावती के खेमे में सेंध लगा करके उनके वोट अपने पाले में करना चाहते हैं। अवधेश यादव दलित वर्ग में पासी समाज से आते हैं। तभी तो फोटो सेशन में पत्नी डिम्पल का चेहरा भले ही नहीं दिख रहा था, लेकिन अखिलेश अवधेश प्रसाद को हर फ्रेम में रखने की कोशिश कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। तो लोकसभा से आज पहले दिन जो तस्वीरें आई वो सचमुच बेहद दिलचस्प है। देखिए, भगवान राम की धरती अयोध्या इस पूरे लोकसभा चुनाव के केंद्र में रही। बीजेपी राम लहर के सहारे यूपी में जीत की स्क्रिप्ट लिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पार्टी सी अयोध्या में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है और फैजाबाद सीट पर मिली हार न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि देश के पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी चौंकाने वाली रही। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह उम्मीदवार थे, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से था। अवधेश पासी को 5,54,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट, करीब 54,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई।
और इसी तरह 37 सांसदों के साथ पहले दिन सदन पहुंचने वाले अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कुनबा लाल टोपी और लाल गमछे के साथ साथ संविधान की किताब लेकर पहुंचा था। इस दौरान एक बेहद रोचक तस्वीर दिखाई देती है। अखिलेश यादव अपने चुने हुए नए सांसदों के साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं और तभी केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल अखिलेश के कान में आकर कुछ कहते हैं और फिर दोनों खिलखिलाने लगते हैं। इसके बाद राम गोपाल यादव के कान में कुछ कहा जाता है और इस तस्वीर को देखकर चर्चा हो रही है कि विपक्ष की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। लेकिन खुशी सिर्फ विपक्षी खेमे में नहीं है। अगली तस्वीर देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल और के सुरेश संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पीछे से आते हैं। गिरिराज पहले केसी वेणुगोपाल के कंधे पर थपकी देते हैं और फिर इतनी गर्मजोशी से सत्ता और विपक्ष के दोनों सांसद मिलते हैं कि गहरे दोस्त भी क्या मिलते होंगे। सदन के पहले दिन नवनिर्वाचित हुए सांसद भी चर्चा में रहे। दिल्ली से सांसद और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। जबकि अभिनेत्री और पहली बार की सांसद बनी कंगना ने हिंदी में अपनी शपथ ली। मैं कंगना रनौत जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि संसद के पहले दिन सब कुछ खुशनुमा ही हो रहा था। वार पलटवार भी हुए और गहरे संदेश भी दिए गए। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीएम मोदी सत्र की शुरुआत से पहले जब संबोधन के लिए आए तो उन्होंने कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया और इमरजेंसी की याद दिलाई। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। कांग्रेस पर वार के साथ ही मोदी ने देश से वादा किया कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत करके भारत को कामयाबी के नए सफर पर ले जाएंगे। हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरे। जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है। संसद भवन में सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर परिसर में प्रदर्शन किया। संविधान को खत्म करना बंद करो। करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। तमाम विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनिया गांधी उसकी अगुवाई कर रही है। मैम, संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान। विपक्षी सांसद इस बात पर नाराज है कि 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह 7 बार के बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को
कोई शक्ति नहीं छू सकती। कांग्रेस के हमले पर सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। लोकसभा का सत्र अगले 10 दिन तक यानी 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 8 बैठकें होनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर कौन बनेगा, इसका सस्पेंस बना हुआ है। कल स्पीकर को लेकर बीजेपी पत्ते खोल सकती है। वैसे यह तय मानिए कि पहले दिन जो ट्रेलर दिखा है वो बता रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ भारत की बात में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।